घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक सुधार के बाबत कथित रूप से लोग ऐसा कहते हैं कि आर्थिक सुधार के लिए है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि पेड़ में पैसे नहीं उगते हैं, उसके बाद फिर कपिल सिब्बल कहते हैं कि अगले साल में रोमिंग फ्री हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ते का भी नई किस्त दी जाती है। फौजियों के समान पेंशन के लिए 2300 करोड़ के पैकेज निकाला जाता है। कानून मंत्री कहते हैं भोजन के अधिकार को कानून बना के ही दम लेंगे। और श्याम पित्रोदा जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, वो ट्विटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोजाना रेडियो और टीवी पे करोड़ों के भारत निर्माण के विज्ञापन भी चल रहे हैं। आखिर ये तमाम चीजें, इन चीजों के बीच में जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के फैसलों पे अपनी मोहर लगाई, क्या कांग्रेस करना चाहती है? क्या जो दाग लगे हैं उसको वाकई नए तरीके से धोना चाहती है, या फिर जो लोगों का ध्यान केंद्रित है घोटालों पे उससे कहीं हटाना चाहती है? वो तरकीब है। हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र प्रसाद है। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, बहुत स्वागत है। आपसे शुरू करते हैं पुष्पेंद्र जी। लगातार ये चीज़ें हम देखने को मिल रहा है, और वो तब शुरू हुआ जब संसद नहीं चला, घोटाले पे सरकार घिरी हुई थी। एकाएक प्रधानमंत्री को लगा कि अब आर्थिक सुधार बहुत ज़रूरी हो गए हैं, और आर्थिक सुधार इतना ज़रूरी हो गए, नहीं तो देश का अस्तित्व जो खतरा है, आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन है पूरी दुनिया में, जो चिदम्बरम ने आज कही है, जिन बातों का जिक्र किया है, क्या लगता है कि वाकई एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां प्रधानमंत्री ऐसे कठोर फैसले या कथित जो कहते हैं कि भाई सुधार के लिए उनके जो सोच है, सुधारवादी प्रधानमंत्री बन गए? ये क्या हुआ है? या वाकई ऐसी स्थिति है, या कुछ आपको लगता है कि ये भटकाने के लिए? देखिए, जो स्थितियां बनी है वह कोई एक दिन में नहीं बनी है। 2004 से तो यही प्रधानमंत्री है, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन यही कर रहे हैं। वो तो दे रहे हैं, जो कहते हवाला देते हैं वो दुनिया में, जो पूरे हर जगह पूरे दुनिया में वो कहते हैं अभी हर जगह जिन कारणों से हो रहा है उसी रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि जिन कारणों से हो रहा है, मार्केट पर ओवर रिलायंस, जरूरत से ज़्यादा मार्केट पर निर्भरता, फिर है कि सब आर्थिक क्षेत्र में आप एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। तो जो अराजकता है, जिसके तहत फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले कोलैप्स किया अमेरिका का, फिर उसके बाद पूरे दुनिया भर में वो संकट फैल गया। फिर एक यूरो जोन का क्राइसिस है, वो भी फिनेंशियल सिस्टम का क्राइसिस है। फिर आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, एक तो घोटालों के द्वारा पैदा कर रहे हैं फिनेंशियल क्राइसिस, 2G, कोल ब्लॉक, CWG, ये दोनों में जो आवंटन हुआ है उसे फिनेंशियल क्राइसिस भी होगा, क्योंकि 2G के कंपनियों ने बैंकों से लोन ले रखे थे, कोल ब्लॉक जिनको मिला था उन्होंने बैंकों से ले रखे थे। अब है कि कोर्ट के आदेश के द्वारा, सरकार अपने आदेश के द्वारा उसका आवंटन खत्म करती है, तो फिनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ेगा। तो आप फिनेंशियल सिस्टम को चौपट कर रहे हैं, और फिनेंशियल सिस्टम के चौपट होने से ही पूरी दुनिया में संकट खड़ा हुआ है। तो जिन कारणों से संकट खड़ा हुआ है उसी रास्ते पर आप क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये जो सुधार के नाम पर बोल रहे हैं, ये तो एक आप एक हताशा है या किसी तरह का कोई बाहरी डर है। अभी जिस तरह से 2-3 खबरें छपी दुनिया भर में, तो उनसे प्रधानमंत्री की नींद हराम हो गई। मतलब है कि देश में आपके खिलाफ आलोचना हो रही है, देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, सवाल है क्या उसकी आपको चिंता नहीं है? एक वाशिंगटन ने लिख दिया कि आप अंडर अचीवर हैं, तो उसको दिखाने के लिए मेरा यही उपेंद्र सवाल है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री जी देश के हालात को लेकर चिंतित हो गए और मजबूर हुए, और उन्होंने ये सारे काम उन्होंने करने शुरू किए? क्या यही कारण है वाकई? देखिए, स्थितियां तो गड़बड़ है, और हमें लग रहा है कि इन पर बाहरी दबाव है। कुछ इस तरह का दबाव है कि अगर ये नहीं करेंगे जी, जो करने के लिए बाद में, तो तब भी शायद ये अपनी सरकार नहीं बचा पाए। कुछ बाहर जरूर दबाव पड़ रहा होगा कि ये करो, अदरवाइज अब हम हैं। मतलब पुष्पेंद्र, प्रधानमंत्री ने जितने फैसले लिए उस पर कांग्रेस CWC की बैठक करके उसमें तमाम उस पर फैसलों पे उन्होंने मुहर लगाई। साथ ही उन्होंने बीजेपी को लताड़ा, साथ ही उन्होंने निशाना साधा कि बीजेपी जो है वो नेगेटिव, सकारात्मक भूमिका नहीं, नकारात्मक भूमिका निभा रही में है। और
एक तरह से संकेत दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि नहीं जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जायज़ कर रहे हैं, देश के हक में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, जनता के हक में कर रहे हैं। देखिए दिलीप, मुझे दो बात लगती हैं कि एक तो जो उपेंद्र भाई ने बात कही उसमें मैं कोई दूसरी नई बात नहीं कहने वाला, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि इस वक्त देश की जो आर्थिक स्थिति बताई जा रही थी पिछले काफ़ी समय से, ग्रोथ रेट इतना है और हम यहाँ पहुँच गए, हमारा जीडीपी यहाँ हो गया, और ये तमाम जो फॉल्स आंकड़े का जो खेल चल रहा था, और उसमें योजना आयोग के लोग भी मौजूद थे और उसमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी सब इन्वॉल्व थे, धीरे धीरे वो पूरा माया जाल जो एक मिथ खड़ा किया था वो अब बिल्कुल कलेप्स करने जा रहा है। और इस कलेप्स करने को प्रधानमंत्री ने, जिनको हम बार बार ये कहते हैं वो अर्थशास्त्री हैं, मैं समझता हूँ बहुत तेज और चतुर किस्म के प्रधानमंत्री हैं, इस पूरे मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये साबित किया पूरे देश में कि बिल्कुल देश जो है 1991 के कगार पे आ गया है, जहां हमारे पास 10 दिन का विदेशों से कोई भी कर्ज लेने के लिए पैसा नहीं था और सारा का सारा सोना हमने गिरवी रखा ताकि हम कुछ सामान खरीद सकें, जो पेट्रोल है उसका पैसा दे सकें। ये स्थिति क्रिएट की और उसके बाद फिर पूरी ताकत के साथ सरकार के अंदर और सरकार के बाहर जिन बातों को लेकर विरोध हो रहा था उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि हम एफडीआई में भी जो है अपना वो लाना चाहते हैं, किराना के अंदर लाना चाहते हैं, पेट्रोल के तमाम भारत बंद और देश बंद के बावजूद भी डीजल के प्राइस बढ़े, फिर एलपीजी पे बात आई और सब्सिडी खत्म होनी चाहिए और देश में लोगों को अब रहना सीखना चाहिए और लोगों को जब क्वालिटी चीज़ें चाहिए तो लोगों को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, ये जो हमें आदत पड़ गई है फ्री का मिलने की, ये तमाम सारे जो डायलॉग सडनली ये तैयार किए गए। ये बात तो सही है कि आर्थिक हालात हमारे ठीक नहीं है, लेकिन इन हालातों को यहां तक पहुंचाया किसने, ये बड़ा सवाल है। अब जो बात आज जो सीडब्ल्यूसी ने जिस तरह से मीटिंग की है दिलीप, अगर इस पूरी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में अगर आप देखें तो कुछ लोग तो समझ में आए मुझे, कुछ लोगों का मैं ये समझ नहीं पाया कि वो सीडब्ल्यूसी में बैठ के उन्होंने क्या राय दी होगी। जैसे आर.के. धवन साहब, माखनलाल फोतेदार साहब, ये जो कांग्रेस के इंदिरा जी के ज़माने के दिग्गज हैं, ये उन्होंने क्या वहाँ बैठ के बात की होगी। जो जहाँ तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है वो ये है कि ये तमाम सारे लोग सिर्फ इसलिए बैठाए जाते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात हो और कोई नए ज़माने का और आज के दौर का कांग्रेसी कोई बात जैसी बात रखे तो वो फौरन कहेंगे नहीं, इंदिरा जी के ज़माने में भी ऐसे हालात थे और हम लोगों ने मिलकर फिर ये फैसला किया। तो क्योंकि एक बार जब कोई वरिष्ठ बोलने लगता है तो फिर वहाँ जो और लोग होते हैं फिर वो उसी की बात को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये तमाम सारे आज कोई 37 लोग बुलाए गए थे, उसमें से 30 लोग आए, 21 ने राय रखी, आखिर में कहा जनार्दन द्विवेदी ने कि नहीं साहब, वो जो वित्त मंत्री ने तमाम सारी देश के हालात रखे और कहा कि क्यों ज़रूरी है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी सरकार के सारे निर्णयों के साथ है और जो नीतियां अपनाई जा रही हैं में सुधार के लिए तमाम चीजें जरूरी है, जरूरी है। और आप रिपोर्ट दिखाते हैं हमें, सबसे पहले आपको ये कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों पर उठाए कदमों पर अपनी औपचारिक मुहर लगा दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपद पर हुई कांग्रेस कार्य समिति बैठक में इस बात पर एक राय से सभी नेताओं ने सहमति जताई कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद जरूरी हैं। चाहे वो डीजल के दामों के 5 रुपए की बढ़ोतरी का मसला हो या रसोई गैस की राशनिंग या रिटेल में एफडीआई को मंजूरी हो। पार्टी ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए साफ कहा कि इन मसलों पर रोल बैक नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत 30 में से 21 सदस्य शामिल हुए और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बैठक में पार्टी को समझाया कि सरकार को ये कठिन फैसले क्यों उठाने पड़े हैं। चिदम्बरम ने कहा कि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी जा रही थी, महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा सब्सिडी के नाम पर दी जाने वाली छूट पर भी ब्रेक लगाना जरूरी हो गया था। चिदम्बरम ने साफ कहा कि अगर यूपीए की सामाजिक योजनाओं को अमली जामा पहनाना है तो पैसे की जरूरत है और इसके लिए विदेशी पैसा देश में आना चाहिए। चिदम्बरम ने रिटेल में एफडीआई की वकालत करते हुए कहा कि इसे नौकरियां और विदेशी पैसा दोनों आएंगे। वहीं सोनिया गांधी ने भी बैठक में सरकार के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि ये फैसले लेना बेहद आवश्यक हो गया था। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष में रहकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
जैसा कि कांग्रेस विपक्ष में रहने पर करती आई है। कांग्रेस पार्टी के सरकार के फैसले पर मुहर लगने के बाद तय है कि यूपीए 2 में पहली बार ऐसा है कि जब कांग्रेस और मनमोहन सरकार आर्थिक सुधारों के मसले पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये तय है कि अब मनमोहन सिंह जल्द ही आर्थिक सुधार के नाम पर कई और कड़े फैसले लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। कई और फैसले लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल 30 में से 21 लोगों ने बोला, जो CWC की आज बैठक थी। और जनार्दन द्विवेदी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने निकल के पत्रकारों से क्या कहा, आप खुद सुन लें। वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने उन सारी स्थितियों पर चर्चा की जिस परिस्थिति में ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमें इस बात की चिंता थी कि दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी का दौर है उससे हमारा देश प्रभावित न हो। पहले भी ऐसी स्थितियां दुनिया में आई हैं, लेकिन हम अपनी नीतियों के कारण उस प्रभाव से बच गए। रुपए की कीमत जिस तरह से घट रही थी, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी की हालत ठीक नहीं होगी तो जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे गरीबों, कमज़ोर वर्गों, पिछड़े इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं हैं, उनको हम लागू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उस आर्थिक स्थिति को संभालना और सुधारना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि इकॉनमी की सेहत को सुधारने के लिए 3 चीज़ें ही हम कर सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी को सुधारना बहुत ज़रूरी कदम है। सरकार ने उस दिशा में शुरुआत की है। जो मुख्य विपक्षी दल है उसके बारे में उनकी टिप्पणी थी कि उसकी भूमिका नकारात्मक है और विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और भाजपा के नेता वेंकैया नायडू ने क्या जवाब दिया, आपको हम दिखाते हैं। सोनिया जी ने बीजेपी का आलोचना किया है। हमको सोनिया जी का सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, एक सकारात्मक भूमिका निभाने वाली पार्टी है। जब जरूरत पड़ा हमने हमेशा सरकार को साथ दिया है, मगर कांग्रेस पार्टी हमेशा नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। उन्होंने जब विपक्ष में था उस समय उन्होंने एफडीआई को विरोध किया और एफडीआई को एंटी नेशनल कहा, और जब डीजल का मिनिमम हमने हाइक किया उस समय उन्होंने उसका भी विरोध किया। कांग्रेस पार्टी निराश होकर, हताश होकर सभी मोर्चों में विफल हो गया, इसलिए वो विपक्ष का आलोचना कर रहे हैं। उनको कभी भी सकारात्मक भूमिका क्या है कांग्रेस को कभी मालूम नहीं है, उनका ब्लड में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपोजिशन माने अपोजिशन फॉर सेक ऑफ अपोजिशन ऐसा बिहेव किया। हम लोग जो अपोजिशन का भूमिका निभा रहे हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बारे में वही कोई हमको प्रवचन देने का कोई जरूरत नहीं है। आपने सुना कि भाजपा के नेता ने कहा प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। और हरीश रावत हैं, उन्होंने बीजेपी के इस बयान पे क्या कहा, आपको हम दिखा देते हैं। ये वो पार्टी कह रही है जिसके गठबंधन में पहले 24 साथी थे और 24 से केवल 3 रह गए हैं, और वो 3 भी कभी शिवसेना उनसे सहमत नहीं होती है, कभी उनसे जेडीयू सहमत नहीं होती है, कभी उनसे अकाली दल सहमत नहीं होता है। तो वो पार्टी हमको सिखा रही है कि ये गठबंधन धर्म कैसे निभाना चाहिए करके। पार्टी गवर्नमेंट के निर्णय के साथ है, प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ है। सोनिया जी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये समय इस तरीके के कठिन निर्णयों को लेने का है, और हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि
क्यों ये स्टेप गवर्नमेंट को लेने पड़े? ये पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया गया है, और यदि अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, देश कमज़ोर होगा, आम आदमी के ऊपर और बोझ पड़ेगा, देश के अंदर बेरोजगारी फैलेगी, उद्योग बंद होंगे। और इसलिए गवर्नमेंट को जब बर्डन शेयर नहीं करने के लिए लोगों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ ये निर्णय लेना पड़ा है। ये द्विवेदी जी का एक बयान था कि वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को घटाने के लिए भी हमें निर्णय लेना पड़ा, लेकिन उनके निर्णय से तो और महंगाई बढ़ रही है। तो ये जो इनका कहना है कि इन्फ्लेशन बढ़ने को रोकने के लिए हमने लिया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा करके आप इन्फ्लेशन को तो घटा नहीं सकते। उसी तरह से आर्थिक सुधार के नाम पर ये जो कर रहे हैं उसे आर्थिक सुधार होगा, ये कैसे कन्विंस इनको करना चाहिए कि भैया बतलाइए कैसे। दो अहम सवाल है। 2004 से लेके 2012 तक आपकी सरकार रही। 8 साल में देश के लिए आपने ऐसा क्या किया जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जिससे कि देश में महंगाई कम हुई, जिससे कि देश में जो आज जो स्थिति आप बता रहे हैं कि देश की स्थिति 1991 जैसी हो गई है? ये तो गलत है, ये तो फैक्चुअली गलत है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी स्थिति बनने की आशंका भी है तो सवाल है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, फैक्चुअली गलत बात कही है। उस समय जो था विदेशी मुद्रा का संकट था, अभी विदेशी मुद्रा का कोई संकट नहीं है। अभी भी 100 अरब डॉलर से ज़्यादा रुपया ही हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में है। नहीं, इन्होंने कहा कि चूंकि रुपया का दाम जो ये थे मूल्य जो थे, हाँ, तो ये उस समय ये समस्या नहीं थी। उस समय तो उसका जो विनिमय दर था वो आरबीआई द्वारा नियंत्रित था। उस समय जो समस्या थी वह थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वो विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था। विदेशी मुद्रा हमारे पास सफिशिएंट नहीं था कि 2 सप्ताह के भी हम आयात के लिए भुगतान कर सकें, तो भुगतान का संकट था विदेशी मुद्रा। ये कह रहे हैं कि जो 1991 से जो इस अभी की स्थिति को वो उसका कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं, वो सही फैक्ट नहीं दे रहे हैं। उसमें विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था और अभी विदेशी मुद्रा भंडार का संकट नहीं है। यह सही है कि रुपया कमजोर हो रहा है, तो उसमें रुपया भी कमजोर नहीं था क्योंकि आरबीआई नियंत्रित करता था। जब इनकी सरकार बनी थी 1991 में, नरसिंह राव की, इसमें वित्त मंत्री थे, तब इन्होंने उसको डिवैल्यू किया, फिर बाद में मार्केट से रिलेट कर दिया। तो ये जो है तथ्यात्मक रूप से गलत बात कर रहे हैं। 1991 वाली स्थिति अभी है ही नहीं। 1991 में एकदम दूसरी तरह की स्थिति थी, उसमें सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। वो बाहरी फ्रंट पर, विदेशी मुद्रा के फ्रंट पर हम कमजोर थे और अंदरूनी रूप से कोई बहुत बड़ा संकट नहीं था। औद्योगिक उत्पादन ठीक है, जो उसमें मेंटेन था, 5-6% रहता था पिछले 10 साल से, वो मेंटेन था। और कृषि का भी मेंटेन था, मूल्य में भी वृद्धि भी बहुत नहीं हो रही थी। सिर्फ समस्या थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन अभी जो है वो समस्या नहीं है, हमारे पास प्रचुर विदेशी मुद्रा भंडार है। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी क्या है, इन्होंने कहा कि और हरीश रावत मीटिंग में उन्होंने जो कहा, चिदम्बरम उसको रिपीट कर रहे थे जी। ये अपने उन्होंने उन बातों का हवाला दिया कि चिदम्बरम साहब ने ऐसी की, इसलिए प्रधानमंत्री के फैसले को कांग्रेस ने समर्थन दिया कि नहीं, जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए हैं वो बिल्कुल जायज है, सही है। ये तो औपचारिकता थी। सही बात है, कितने बड़े निर्णय लेने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, उनका तो पहले ही से सहमति ले ली होगी प्रधानमंत्री। बिना सहमति लिए हुए वो निर्णय नहीं कर सकते थे। तो ये है कि एक औपचारिक रूप से कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबको बुला करके, ताकि इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करे और लोगों को नहीं लगे कि जो प्रधानमंत्री ने जो जारी की है नीति या कांग्रेस नेतृत्व जिस पर सहमत है उसमें कांग्रेस के अंदर भी विरोध है। क्योंकि बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी सरकार के जो सुधार कार्यक्रम है उसका समर्थन नहीं है। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये बैठक बुलाई है, क्योंकि इस बैठक की कोई जरूरत भी नहीं थी जी। क्या जरूरत है? पहले होता था कि आप याद कीजिए, शुरुआती 5 साल जो था UPA 1 जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारी तरह की बैठकें होती थी। प्रधानमंत्री के जो कदम है उस पर लगाम लगाने के लिए लेफ्ट फ्रंट विरोध करता था, मीटिंग होती थी, उसमें लगाम लिया जाता था। अब जो मीटिंग होती है, जो सरकार का निर्णय लिया उसको सपोर्ट करने के लिए, FDI के बारे में पिछली बार भी हुआ था, तो जैसे ही मीटिंग हो रही थी हमें लगा कि शायद उसको अंकुश लगाएगी, लेकिन उसने सपोर्ट किया। तो अभी जो प्रधानमंत्री करते हैं उसमें पहले ही से सोनिया गांधी यानी कांग्रेस का जो नेतृत्व, उच्च नेतृत्व है, उसका समर्थन रहता है। और यह जो औपचारिकता के लिए या कि न्यूज क्रिएट करने के लिए मीटिंग कर दी जाती है।
इसका मतलब होता है कि न्यूज क्रिएट करना। एक और अहम बात पुष्पेंद्र, जो आप पहले अपने जो जनार्दन द्विवेदी ने कहा और हरीश रावत ने जो कहा, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि ये दोनों लोग जो है ना, इनका आर्थिक बातचीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको पी चिदम्बरम का नाम लेना और देश की आर्थिक हालात बहुत खराब थे और जो फैसले लिए गए, ये बड़ी साधारण सी भाषा में ये कोशिश करते हैं कि अपनी बात को कन्वे कर दें। पूरी तरीके से राजनीतिक बात है। जो बात अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, उस भाषण को लेकर के विपक्ष के अंदर भी और आम आदमी भी ये नहीं मानने को तैयार था कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो मनमोहन सिंह की भाषा है, और उसमें सबका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तीर वो जनार्दन द्विवेदी जी की तरफ था कि वो लिखा गया कि साहब पेड़ के ऊपर पैसे नहीं उगते हैं और पैसा नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। तो ये जो आज की बैठक है, एक तो उसके ऊपर मोहर लगाना था और ये बताना था कि मनमोहन सिंह इतने ताकतवर हैं, खुद ही फैसले लेते हैं, लेकिन वो ऐसे फैसले लेते हैं कि जिसमें पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। ये सारा दिखावा था आज का। दूसरी बात जो रावत जी ने कहा कि साहब वो हमारे देश की हालत ऐसी हो जाती और ऐसी नहीं थी और फिर संकट हो जाते, फिर देश में भुखमरी हो जाती, फिर बेरोजगारी बढ़ जाती। मैं एक बात सिर्फ ये जानना चाहता हूं दिलीप के किसी बड़े देश में, जैसे जितना बड़ा भारत देश है, उसके लोकतंत्र में कोई एक प्रधानमंत्री लगातार 8 साल तक कुर्सी पर रहे और सिर्फ सिंगल हैंडेडली अर्थशास्त्री रहे और लगातार उसको मौका मिले। नहीं तो लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री की कुर्सी कब लोकतंत्र के गणित में दाएं बाएं हो जाए पता नहीं होती और पूरे 5 साल तक वो अपनी कुर्सी बचाता है। ये हर देश में ऐसा होता है, लेकिन ये भारत देश ही ऐसा है कि जिसमें प्रधानमंत्री 2004 में मनमोहन सिंह जिस ताकत के साथ आए थे, उसी ताकत से लेकर के आज 2012 आ गई है। पार्टी वही है, लोग वही हैं, सरकार के लोग आगे पीछे हैं, कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी अगर सरकार के लोग मीटिंग करने के बाद ये कहें कि आज देश की स्थिति बहुत खराब है, तो ये कोई नहीं बता रहा, क्या कहते हैं कि ये 8 साल में आर्थिक प्रधानमंत्री ने चार्ज लेने से आज तक उसको सुधार के लिए क्या कार्यक्रम रखा देश के सामने, कितने एजेंडे रखे, ऐसे हालात क्यों हुए, क्यों बने? क्या सिर्फ दुनिया के मंदी कारण भारत की हालत बने या दुनिया के लोगों को या कुछ बाहर की विदेशी संस्थाओं का हित साधने के लिए आपने पहले ऐसे हालात होने दिए और अब आप देश को डरा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में विघटन हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। लिहाजा ये बहुत जरूरी था। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हालात यहां तक आए कैसे। फिर अब आप देश को डराने की बात कर रहे हैं, उसमें बेरोजगारी भी कह रहे हैं, भुखमरी भी कह रहे हैं, तमाम सारी बात कर रहे हैं। ये बात जो मैंने पहले कहा था फिर रिपीट कर रहा हूं। लेकिन उपेंद्र भाई, एक आम आदमी को इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं समझ में आती होंगी, इतनी सी बात समझ में आती होगी कि इस बार इस देश के अंदर बम्पर क्रॉप हुआ है। ये पूरे देश ने कहा, सरकार ने कहा कि हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है वीट का, लेकिन इस देश की बदकिस्मती देखिए कि मिसाइल बन रहे हैं, नाव बन रहे हैं, जहाज बन रहा है, पनडुब्बी बन रही है, लेकिन बोरी नहीं है रखने के लिए। इसके लिए कौन सी अर्थव्यवस्था अमेरिका से और एफडीआई से आएगी भाई? आपने कितने करोड़ों टन अनाज सड़ा दिया इस देश में, जिससे भुखमरी लोगों की दूर हो सकती थी। वो कहते हैं उससे अनाज सड़ने में अब एफडीआई के कारण जो रिटेल चेन बनेगा तो उसमें रख रखाव की जो व्यवस्था तो मतलब आप उससे अन्न नहीं सड़ेगा। उससे सरकार है जो खर्च कहां कर रही है, तो एक सेंसस करवाया, उस पर 4,000 करोड़ रुपया खर्च, फिर एक कास्ट सेंसस करवाया, उस पर 4-5 हजार करोड़ रुपया अलग से खर्च, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उसमें अरबों अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं। फिर आधार कार्ड के पैरेलल ही होम मिनिस्ट्री है जो एक बना रहा है, क्या नागरिकता कार्ड, उसको स्मार्ट कार्ड बोल रहे हैं जी। एक स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है जो पहले ही से वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है। मतलब 3-3 तरह के कार्ड आप दे रहे हैं, उसमें अरबों अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बोरा खरीदने के लिए आप पैसे नहीं खर्च करें। वही 4,000 करोड़ रुपया अगर बोरे की खरीद पर खर्च होते, वही 5,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया शायद आधार कार्ड पर खर्च कर चुके हैं, और कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप फालतू आप कार्ड बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। भाई आपकी बात को आगे करूं तो इसी पे एक लाइन बोलो। इतने सारे कार्ड बनने के बावजूद भी इस देश के अंदर सबको मालूम है आसाम के अंदर किस तरीके से 10-10 रुपए और 5-5 रुपए में लोगों को नागरिकता मिल गई है, और किस तरीके से वो उस देश की जो बॉर्डर स्टेट है उसमें कितना बड़ा एक थ्रेट है विदेशी घुसपैठियों का। उसके बारे में कोई नहीं, यहां से लेके मुंबई और दिल्ली तक रोज बातें होती हैं, रोज जो है हमारी आईबी पकड़ती है, रोज लोग कहते हैं, लेकिन कोई मान, उसको भी पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। तो इतने कार्ड बना करके किसको खुश करके किसको पैसा सबलेट कर रहे हैं? एक महत्वपूर्ण बात आप दोनों से जानना चाहता हूं। 2009-10 में सरकार ने जो कुल टैक्स रिबेट्स, टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स रिलैक्सेशंस जो कॉर्पोरेट को मिला था वो 5 लाख करोड़ के आसपास का था, 5 लाख 2 करोड़, 5.02 करोड़ का था।
और उस साल फिस्कल डेफिसिट 4 लाख करोड़ का था उसी समय का, ये एक आंकड़े के हिसाब से। और अगर ये टैक्स रिबेट नहीं दिया जाता कॉर्पोरेट्स को तो ये फिस्कल डेफिसिट उस समय नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि आप 5 लाख करोड़ का एक तरफ तो फिस्कल कॉर्पोरेट को रिबेट देते हैं, दूसरी तरफ आप सब्सिडी में की जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि सब्सिडी से जो 34-35 हज़ार करोड़ का एक बड़ा बोझ भारत के अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है। तो ये उसी समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं उसी समय के आंकड़े। ये आंकड़ा क्या दर्शाता है? ये सरकार क्या कह रही है? जो अभी कह रही है वो सत्य है, या जो उस समय कर रही थी वो सत्य है, या जो आगे करने वाली की क्या मंशा है वो सत्य है? देश के लोग जानना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, वाकई प्रधानमंत्री जो फैसले लिए हैं वो देश के गरीब लोगों के हक में है। उन्होंने चिदम्बरम कह रहे हैं कि अगर हमें सामाजिक जो कार्यक्रम है, आम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, अगर उन्हें हमें आगे बढ़ाना है तो इस तरह के कठोर फैसले हमें लेने पड़ेंगे ताकि हमारे पास पैसे आए और फिर हम आम लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी जो कार्यक्रम है उसको चला पाए। देखिए, इसमें तो एक स्कीम है, यानी सरकार का दिमाग में कुछ बातें हैं, क्योंकि आप सब्सिडी को उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ की बहुत ज़बरदस्त करप्शन है। डीजल पर आप सब्सिडी दे रहे थे, वो करप्शन का शिकार नहीं था, लेकिन वो जो आप योजनाएं चला रहे हैं पंचायत लेवल पर उसमें भारी भ्रष्टाचार है। तो आप सब्सिडी दे भी रहे हैं, जैसे LPG सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर पर, उसमें उतना भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जो रोजगार सृजन की योजनाएं हैं, महात्मा गांधी नरेगा है और क्या क्या सब है, सब में भयंकर भ्रष्टाचार है। और वो भ्रष्टाचार करके आप क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक सिस्टम को आप करप्ट कर रहे हैं। तो आपने लगता है एक पॉलिसी बना रखी है कि इतना लोगों को भ्रष्टाचार के अभ्यस्त बना दो कि भ्रष्टाचार को लोग समझे कि चलो ये तो शिष्टाचार है, ये तो होना ही है। मतलब है कि पूरा भ्रष्टाचार ही इस देश की नियति है, ये आप बनाने पर तुले हुए हैं। तो इसके पीछे भी एक स्कीम है कि इधर का सब्सिडी हटा के उधर देंगे, और भाई जब इधर आम लोगों के लिए, जो लोग टीवी टेलीविजन देखते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इतना अर्थशास्त्र नहीं समझते हैं, जो मंदी को नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए जो आज एक संदेश गया है, पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, फिर अब कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक करके कह रही है कि देश की स्थिति बहुत गंभीर है, आप लोगों के लिए ये कदम उठाए गए हैं, देश के हित में कदम उठाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? अब प्रधानमंत्री ने जो कहा तो उसके अगले दिन ही तो उनको जवाब मिल गया कि लोग कितना उनकी बात से कन्विंस्ड हुए। अगले ही रोज कपड़ा उतार करके किसने विरोध कर दिया 1-2 दिन के अंदर ही। तो ये सरकार तो अपनी बात कहेगी, लेकिन और भी हैं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे लोगों का कॉन्सेशनल लेवल बढ़ा है, आपका कहिए कि लिटरेसी बढ़ी है नहीं, लेकिन जो बात सरकार कह रही है उस बाबत अगर देखें पुष्पेंद्र, जो बात सरकार कह रही है, जो दावे सरकार कर रही है, जिन बातों का हवाला देके आप FDI में 51% आपने ये किया है, जिन बातों का हवाला देके आपने सब्सिडी हटाया है, एक तरफ आप सब्सिडी हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप 2300 करोड़ उधर देते हैं, फिर केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे रहे हैं, तो ये आखिर क्या ये वाकई गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति है, या सरकार ने जो पूरे घोटाले पे जो केंद्रित एक हमले हो रहे थे उसको हटाने के लिए सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे कि वो तमाम चीज़ें, अब अगर बातचीत हो तो वो घोटाले पे ना हो, वो आर्थिक FDI पे हो, अब अगर बातचीत हो तो सब्सिडी पे हो, अब अगर बातचीत हो तो महंगाई भत्ता पे हो, अब अगर बातचीत हो तो फूड फॉर सिक्योरिटी पे हो, अब अगर बातचीत हो तो उन मसलों पे हो जो सरकार अब निर्णय कर रही है। तो क्या ये दिलीप, मुझे लगता है कि आप एक चीज को देखें कि जहां सरकार ने ये कहा कि सब्सिडी उसको किचन तक ले जानी पड़ी कि साहब हम अब आपका रसोई गैस का भी जो है सिलेंडर को भी हम आपको, और तुरंत उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के राज्य की सरकार को बोले भाई 3 सिलेंडर आप और दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि ये सरकार को एक चीज समझ में आ गई है कि आप कितने भी कठोर निर्णय ले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए और बीच बीच में कुछ बांटते रहिए, लोगों को मिल जाएगा, लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इस देश में भूलने की आदत है। आप ये देखें कि जिस दिन से इस पूरे मामले के ऊपर, कोल ब्लॉक के ऊपर जो हंगामा सड़क से लेके बाहर तक था, इस FDI और इस पेट्रोल ने उसको पूरी तरह से बुझा दिया। और अब लोग FDI की बारीकियों में चले गए। मुलायम सिंह क्या करेंगे, ममता वापस लेंगी, 10 दिन मंत्री कौन बनेंगे, नए चेहरे आएंगे, पुराने चेहरे रहेंगे, कौन सी पार्टी टूटेगी, किसके संसद टूटेंगे। इसी के साथ साथ आप एक और चीज देखिए कि मीडिया ने जितना एग्रेसिव रोल प्ले किया था, आप देखें कि पिछले 4-5 दिन के अंदर टेलीविजन के ऊपर, अखबारों में
पूरे पेज के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत निर्माण का है उस पे विज्ञापन देके आप एक वो रेडियो टीवी अखबार सब में चल रहा है, आप टोन डाउन कर रहे हैं लोगों को कि आपको विज्ञापन चाहिए। और अखबार जानते भी है कि बड़े बड़े अखबार के लोगों की जो है वो चलते ही इसी विज्ञापनों पे है, और सरकार वो नीचे तक के अखबारों को बांट रही है। इसी बीच में फौरन वो भी आ गया कि भाई जो हम पूरे देश में फ्री रोमिंग की बात कर रहे थे वो अगले महीने से हो जाएगी। तो ये जो बहुत जिसको कहते हैं बहुत थोड़े छोटे से कुछ दे देना उसको आप एक तरफ तो 34,000 करोड़ सब्सिडी, करोड़ों की सब्सिडी की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतना अरबों रुपया, करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ इस प्रचार पे कि कांग्रेस पार्टी के भारत निर्माण या यूपीए सरकार के भारत निर्माण के जो कार्यक्रम है उस पर आप करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो इसके अगर आपके वाकई संकट की स्थिति है तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे कदम भी जरूर। हमें तो लग रहा है कि सरकार के अस्तित्व पर संकट है, और यह संकट अंदरूनी राजनीति से ही नहीं है बल्कि बाहरी राजनीतिक दबाव से भी संकट है। इन्हें सरकार को लग गया है कि अर्थव्यवस्था को संकट नहीं है, सरकार को संकट है। सरकार को संकट, अर्थव्यवस्था को संकट नहीं है, और सरकार को बाहरी ताकतों से संकट है। हमें लगता है कि बाहरी ताकतें किसी न किसी रूप में सरकार को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर नहीं ये सब किया तो फिर हम कुछ ऐसी सूचनाएं आपकी मीडिया को लीक कर देंगे कि जहां आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम ये भी कहें तो ये हमें लग रहा है कि ये देश संकट ये बहुत गंभीर, ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसका क्या आधार क्या है, किस तरह से ये क्यों आपके मन में ऐसा विचार बन रहा है कि अभी जो है भारत विदेश भारत की सरकार जो है, इसके कारण है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो खबरें लगातार आ रही है उसमें बाबा रामदेव हुए या दूसरे लोग जो जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई फला आदमी का रुपया जमा है बैंक में, फला आदमी का रुपया जमा बैंक में, फला आदमी का जमा बैंक है। राम जेठमलानी ने चैलेंज देते हुए एक नेता का नाम लिया कि राहुल गांधी का रुपया जमा है। अगर राहुल गांधी को लगता है कि हम मानहानि कर रहे हैं तो हमारे पर मुकदमा करें, उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से एक आदमी को शक हो सकता है कि भाई आपके का नाम लेकर आपको आरोप लगाया जा रहा है, आपकी मानहानि की जा रही है और आप उसके खिलाफ कोर्ट तक में नोटिस नहीं उसको भेज रहे हैं, कोर्ट से अपने वकील से नोटिस नहीं भेज रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वास्तव में जो बोल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ दम हो। अगर दम हो तो फिर बाहरी दबाव में जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि हमारा हवाला के थ्रू पैसा जाता है और ISI को उसकी पूरी जानकारी है, तो जब चाहे तो डिस्टेबलाइज कर दे। तो अगर मान लिया ऐसा गया है कि यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं उनके पैसे विदेशों में गए हैं और उनकी जानकारी है, और वो अगर अकाउंट नंबर लीक करना शुरू कर दे भारतीय मीडिया में। जब एक स्वीडन के रेडियो ने बोफोर्स घोटाले की खबर लीक की थी तो उसे राजीव गांधी की सरकार बदल गई जी। वो लीक की थी स्वीडन रेडियो ने कि बोफोर्स में दलाली ली गई है और उससे की सरकार बदल गई। अगर उस तरह की 10 खबरें लीक हो जाए अभी तो आपको लगता है कि सरकार जो है संकट में सरकार है, देश की अर्थव्यवस्था उतने संकट में नहीं है जितना बनाया जा रहा है। अगर संकट में है भी तो सरकार के कारण संकट और संकट में है भी तो संकट को किसने बनाया है, इस पे एक विचार करने की जरूरत है कि इस संकट के लिए आखिर कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो बातें हैं जो जिम्मेदार है, और उसका सही तरीका भी है निकालने का। सही तरीका कोई अपना नहीं रहे हैं। नहीं, वही मैंने आपसे कहा कि तरीके भी हैं भाई, वही मैं कह रहा हूं कि सरकार ये नहीं बता पा रही कि पिछले 10 साल में किन की वजह से सरकार यहां तक पहुंची है, क्यों ये संकट है, वो कारण नहीं बता रही सरकार। अपने दर्शकों को सिर्फ ये ऑयल फॉर फूड स्कैम, सत्यम स्कैम, मधुकोड़ा करप्शन, MH महाडा का जो फ्लैट स्कैम हुआ, सियाचिन आर्मी राशन स्कैम हुआ, कैश फॉर वोट स्कैम हुए, IPL स्कैम हुए, सुकना लैंड स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, कर्नाटक लैंड स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ, आदर्श सोसाइटी स्कैम हुआ, इसरो देवा स्कैम हुआ, इस तरह के टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम, कई ये इतनी बड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिसे अगर बताया जाए तो ये 2004 के बाद के हैं। इन सब घोटालों का असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। ये बोलते हैं कि ये मामला लाने से भ्रष्टाचार का मामला दब जाएगा, हमें नहीं लगता दबेगा, क्योंकि ये जो आर्थिक व्यवस्था जो बेसिन ऑयल स्कैम का योगदान है, रिलायंस पावर स्कैम है, तो ये तमाम तरह के माइनिंग स्कैम जो अभी हुए हैं, कोल स्कैम है। अब कोल स्कैम में तो इतने बड़े पैमाने पे घोटाले हुए हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और उसके बावजूद भी सरकार जो है ये कह रही है कि वो देश के हित में काम कर रही है, राष्ट्र को आर्थिक संकट से बचाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी पूरी जो है वो एक मनमोहन सिंह इस फैसले को आके, यहाँ कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है, बहुत कम शब्दों में आप दोनों समझाना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो
सबसे बड़ा यूएसपी चेहरा था वो पूरी तरीके से जो है धूमिल हो चुका है। लिहाजा पार्टी एक ऐसे संकट में है कि अब इस वक्त अगर एक दूसरे का साथ छोड़ा तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। लिहाजा इस पूरी लूट में अगर कुछ लोग शामिल भी हैं तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं ताकि एकता दिखती रहे और मजबूती दिखे कि हम पूरी मजबूती के साथ आर्थिक चीजों को सही कर रहे हैं। देश पे संकट है, उपेंद्र जी ने सही कहा, न देश पे संकट है न अर्थव्यवस्था पे संकट है। कांग्रेस अगर संकट है भी तो इतनी बड़ी संकट नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर संकट है। उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी का एक परिवार जो अपने आप को इन सब चीजों से हमेशा अलग दिखता था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है, वो किसी तरीके से इससे न फंसे। लिहाजा पूरी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर यह न मानो कि क्या घोटाला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हम एक हैं और हम देश के हित में काम कर रहे हैं और अपोजिशन नकारात्मक काम कर रहा है, जबकि अपने साथी जो सरकार में वो छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं बोला है। बीजेपी जो अपोजिशन में है या और दूसरी पार्टी अपोजिशन में वो नकारात्मक है, लेकिन उनकी अपनी साथी छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में नहीं कुछ कह पाए। जी उपेंद्र जी बहुत कम शब्दों में। कांग्रेस की समस्या यह है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा चाहे कि 2014 तक अपनी सरकार बनाए रखें, तो उनसे लगता है कि हम बनाए रख सकते हैं। फिर उस बीच है कि जितने भी हम डिसीजन ले सकते हैं हम डिसीजन लें और जितने भी चौपट कर सकते हैं चौपट करने अर्थव्यवस्था को, ताकि उसके बाद जो सरकार आए उसे संभले नहीं, कुछ दिन अपोजिशन रहने के बाद फिर हम सत्ता में आ जाए। कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो बहुत गंभीर बातें, दो बातें बहुत गंभीर उपेंद्र जी ने कही। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे क्योंकि बात करेंगे कोयला घोटाले का। 1993 से अब जांच होगी 1993 से की जाएगी और गडकरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि सरकार 1947 से जांच करा ले कि कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुए। छोटे से ब्रेक के बाद